दोस्तों, आपको पता है कि किस तरह से विदेशी शक्तियां भारत पर हमेशा हो भी रही, कैसे भारत विदेशी शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वर्तमान समय में भी विदेशी शक्तियां भारत पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन मोदी सरकार ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। इस वीडियो में इसी बात को देखेंगे, तो ये एक रिपोर्ट देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक बने रहें। आपको बहुत कुछ जानकारी होने वाला है। भारत के खिलाफ दिन रात काम करने वाले जॉर्ज सोरोस के संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का नाम तो आपने सुन लिया, लेकिन एक और नेटवर्क लंबे समय से डीप स्टेट के जरिए भारत विरोधियों का नेटवर्क तैयार कर रहा था। डीप स्टेट और कुछ नहीं बल्कि अमेरिका की कुछ जानी मानी एजेंसी, कुछ मीडिया नेटवर्क और टेक कंपनियों का एक संगठन है जो किसी देश में सरकार गिराने के लिए आंदोलन की आग को हवा देकर हिंसा दंगे करवाने का काम करता है। एक ऐसा ही नेटवर्क है ओमडीआर नेटवर्क, जो अपने प्रोपेगेंडा को अंजाम देने के लिए अरबों खरबों रुपए भारत में बहा रहा था। 2019 में यूक्रेन की पेट्रो पोरोशेंको सरकार गिराने के पीछे डीप स्टेट बड़ी वजह बताई जाती है। इसी ओमडीआर नेटवर्क के स्पॉन्सर्ड सोशल मीडिया बिकाऊ बुद्धिजीवियों के जरिए ये बताया गया कि जेलेंस्की ही उनके लिए सही चॉइस है। जैसे आज राहुल गांधी को जननायक बताया जा रहा है, जैसे जेलेंस्की की जिद के कारण कि नाटो में जाने से यूक्रेन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, वैसे ही राहुल गांधी को लगता है कि जाति जनगणना से सारी परेशानी खत्म। ओमडीआर नेटवर्क की जन्म कुंडली। ईरानी अमेरिकन कहलाने वाला पियर ओमडीआर ईबे का फाउंडर था। इसकी संपत्ति सोरोस से भी दोगुनी मानी जाती है। इस तरह के सफल उद्यमी को डीप स्टेट अपने इकोसिस्टम में लाने में सफल हो जाते हैं। जैसे कि हाल ही में हमने देखा कि मेटा के फाउंडर जुकरबर्ग ने खुद माना कि बाइडेन सरकार और व्हाइट हाउस ने सरकार के खिलाफ खबरों को पोस्ट करने पर दबाव बनाया। ठीक ऐसे ही विदेशी ताकतें अपना नेटवर्क या ये कहें मोहरा दूसरे देशों में खड़ा करती है ताकि जवाबदेही सीधी उन पर न आए। ओमडीआर भी ऐसा ही नेटवर्क है जो अलग अलग तरीकों से अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता है। ओमडीआर नेटवर्क का फंड कहां और किन कामों में इस्तेमाल हुआ? ओमडीआर नेटवर्क ने अपने एजेंडा को अंजाम देने के लिए डिजिटल न्यूज वेबसाइट में भी निवेश किया, जिनका काम ही सरकार की नीतियों की आलोचना, समुदाय विशेष का महिमा मंडन और हिंदू विरोधी मुद्दों को हाईलाइट करना है। ये आक्रांता औरंगजेब के गुणगान करने वाले आर्टिकल लिखकर समुदाय विशेष के युवाओं को गुमराह करते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए असामाजिक तत्वों के पथराव की घटना को वाजिब ठहराते हैं। समय समय पर ये अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता भी जाहिर करते रहते हैं। कभी भारत को बेनिस्तान बुलाते हैं तो कभी पाकिस्तान की चरण वंदना। इन महानुभवों का मानना है कि चांद पर जाने की जरूरत क्या है, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना क्यों है, जबकि आतंकियों के कामों की ये लीपापोती 24 घंटे करते हैं। ये यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान न होता तो भारत का अस्तित्व ही न बचता। ये सब कहने के पीछे इनका एजेंडा यही होता है कि लोगों के मन में भर दिया जाए कि भारत जैसा है वैसा रहे, भारत विकसित ना बन पाए, दुनिया में भारत की साख ना बढ़े। इनकी फंडिंग लिस्ट में फिर आते हैं कुछ ऐसे एनजीओज जिसका इस्तेमाल सरकार के ऊपर दबाव बनाने से लेकर उनकी नीतियों की आलोचना करने के लिए किया जाता है। जैसे एडीआर एक ऐसा एनजीओ है जिसे ओमडीआर नेटवर्क से भारी मात्रा में फंडिंग मिलती है। इस एनजीओ ने इस साल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसबीआई के ऊपर दबाव बनाया था इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी निकालने के लिए। तो सोचिए, एनजीओ ऐसे विदेशी पैसों का इस्तेमाल कोई कल्याण के काम के लिए नहीं करते, बल्कि अस्थिरता पैदा करने के लिए करते हैं। ओमडीआर की फंडिंग लिस्ट में ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। इनमें से सीपीआर की हेड हैं कांग्रेस नेता मणिशंकर की बेटी यामिनी अय्यर। क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरे देश में और कोई एक्सपर्ट नहीं मिला? यामिनी कोविड के समय इस्तेमाल होने वाले सरकारी खर्च से लेकर हर एक नीति की आलोचना करती है। तो क्या ऐसे में ये कहना सही नहीं होगा कि रिसर्च के नाम पर आस्तीन की सांप को पाला जा रहा है? इनकी फंडिंग लिस्ट में कुछ ऐसे संगठन भी आते हैं जिन्हें आज बैन कर दिया गया है, जैसे कि पीएफआई। मोदी सरकार ने बंधवाया ओमडीआर का बोरिया बिस्तरा। 2010 में पहली बार ओमडीआर नेटवर्क भारत आया था। पहले एनजीओ और बाद में स्टार्टअप कंपनियों में भी निवेश करना शुरू किया, ताकि जिन्हें ये फंड कर रहे हैं वो भी इन्हीं की भाषा बोलना शुरू कर दे। आपने ये कभी ध्यान दिया कि आखिर क्यों बड़े बड़े विदेशी नेटवर्क भारत के एनजीओ में निवेश करने के लिए आते हैं? दरअसल ये अपने प्रोपेगेंडा को पुश करने के लिए एनजीओ में पैसा ये कहकर देते हैं कि इससे नेकी के काम होंगे, जबकि कभी कभार इसका इस्तेमाल आंदोलन और उपद्रव फंडिंग के लिए किया जाता है। ओमडीआर के 2024 में भारत छोड़ने की वजह ये भी थी कि मोदी सरकार ने उनके फंडिंग के लाइसेंस पर लगाम लगा दी और ये डिटेल मांगना शुरू किया कि एनजीओ विदेशी फंड का इस्तेमाल आखिरकार करते कहाँ हैं। जिसके बाद ओमडीआर नेटवर्क के साथ 13,000 से ज्यादा एनजीओ ने खुद अपना लाइसेंस रद्द करवा लिया। अब आप सोचिए, क्यों इन्हें अपने ही लाइसेंस रद्द करवा लिए अगर वाकई में ये नेक काम कर रहे थे तो? आप सोचिए, अगर मोदी सरकार ने ये कार्रवाई ना की होती तो आज दुनिया के वॉर जोन में भारत अलग ना चमक रहा होता।
ये विदेशी ताकतें अपनी आग में भारत को भी लपेट सकती थी। हालांकि भारत में विपक्षी दल जरूर इस पर तेजी से काम कर रहे हैं और जाते जाते चिल्लाकर गृह युद्ध की हालत पैदा कर रहे हैं। आज भले ये नेटवर्क बंद हो गए, लेकिन जिन देश विरोधी प्लेटफॉर्म को इसने जन्म दिया वो आज भी चल रहे हैं और इन्हीं के खबरों के बाण से इंडिया अलायंस कभी जातिवाद, कभी विकास नीतियों पर सवाल उठाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए हमें ऐसे नेटवर्क के बनाए प्लेटफॉर्म के मनगढ़ंत बातों से सतर्क रहने की जरूरत है। तो आप समझ गए होंगे। तो मैं फिर से भारत के तमाम राष्ट्रवादी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।